and I have explained about what is evaporation and what is vaporization. मैंने आपको इन दोनों का डिफरेंस भी बताया था कि वेपोराइजेशन वर्ड कहाँ पर यूज किया जाएगा और इवापोरेशन जो है वो क्या प्रोसेस होती है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। वेपोराइजेशन प्रोसेस में बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। वेपोराइजेशन प्रोसेस में जो मैटर है वो बॉइलिंग पॉइंट तक जाएगा, फिर वो उसके बाद गैस में कन्वर्ट होगा। लेकिन इवापोरेशन में लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो सकता है एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर या बाहर जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है तो उस पर भी वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो सकता है। और ऐसा करने के लिए उसको क्या चाहिए होगी? हीट एनर्जी। विच काइंड ऑफ हीट एनर्जी? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो अगर हम मटेरियल को, हम या हमारे आसपास जो सराउंडिंग है, वातावरण है, वो क्या करेगा, वाटर को या किसी भी सब्सटेंस को अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन सप्लाई कर देता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन अगर सप्लाई कर देता है तो मटेरियल लिक्विड से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट गोइंग टू द बॉइलिंग पॉइंट। जबकि वो किस पर नहीं जा रहा, जबकि वो किस टेम्परेचर तक गर्म नहीं हो रहा, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर तक हीटअप नहीं हो रहा, फिर भी वो किस में कन्वर्ट हो रहा था? लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा था। फिर भी वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा था। तो ये थी इवापोरेशन की प्रोसेस, जिसमें मटेरियल को बॉइलिंग पॉइंट पर हीटअप करने की जरूरत नहीं है, सराउंडिंग से वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन गेन करेगा। और उसके मेथड मैंने आपको बताए थे। आसपास होते हैं एयर पार्टिकल्स। एयर पार्टिकल्स जो है वो फास्ट मूविंग है। अगर वो फास्ट मूविंग है तो ऑब्वियसली उनके पास ज्यादा एनर्जी है। अगर उनके पास ज्यादा एनर्जी है तो वो हाई एनर्जी से जाकर के, जैसे मान लीजिए ये वाटर का पार्टिकल है इस जगह पर और ये एयर पार्टिकल है, तो एयर पार्टिकल हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा था, तो ये जाकर के इससे ऐसे स्ट्राइक करता है। तो जैसे ही इससे स्ट्राइक करेगा तो ये वाटर पार्टिकल भी मोशन में आ जाएगा, ये भी फास्ट मूविंग हो जाएगा। अगर ये फास्ट मूविंग हो गया तो ये अपने आसपास के वाटर पार्टिकल से अट्रैक्शन फोर्स छोड़ करके उनसे दूर चला जाएगा। दूर चला जाएगा तो मतलब कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट पर जाने की जरूरत नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट तक हीटअप करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी सब्सटेंस को। वो बिना बॉइलिंग पॉइंट पर जाएगी, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा बाय गेटिंग द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फ्रॉम सराउंडिंग। अब देखिए इवापोरेशन के इफेक्ट मैं आपको बताता हूँ। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ इवापोरेशन? कूलिंग कॉज्ड बाय इवापोरेशन। अच्छा, एक चीज मैंने आपको और एक्सप्लेन की थी कि इवापोरेशन कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ जाए, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इवापोरेशन की जो रेट थी वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सेकेंड, अगर विंड स्पीड इंक्रीज होगी, अगर विंड स्पीड इंक्रीज हो जाएगी तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी इंक्रीज हो जाएगी। ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी तो रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीज हो जाएगी। और एक था सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया जाएगा, जैसे कि वाटर जो है वो बॉटल के अंदर है, अगर मैं उसको फ्लोर के ऊपर स्प्लैश कर दूं, फैला दूं, स्पिल कर दूं, तब आप देखेंगे कि वो जल्दी से ड्राई अप हो जाएगा। बॉटल के अंदर जो है उसको ड्राई अप होने में कुछ दिन लगेंगे। लेकिन फ्लोर पर उसको गिराते ही जैसे ही मैंने सारा वाटर स्पिल कर दिया, सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ते ही रेट ऑफ इवापोरेशन फास्ट हो जाएगा। रेट ऑफ इवापोरेशन फास्ट हो जाएगा तो वो जल्दी से ड्राई अप हो जाएगा। तो एरिया बढ़ाने से रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज होता है, टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज होता है, विंड स्पीड बढ़ने से रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज होता है, और ह्यूमिडिटी बढ़ने से रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीज होता है। नाउ द नेक्स्ट इफेक्ट, दिस इज द इफेक्ट ऑफ इवापोरेशन। वो थे फैक्टर जिसपे इवापोरेशन डिपेंड करता था। कल जो मैंने आपको बताए थे वो फैक्टर थे जिस पर इवापोरेशन डिपेंड करता है। लेकिन अभी मैं आपको इसका इवापोरेशन का इफेक्ट बता रहा हूँ कि इवापोरेशन से किस किस तरह के आपको इफेक्ट देखने को मिलेंगे। फर्स्ट इज कूलिंग कॉज्ड बाय इवापोरेशन। दिस इज द इफेक्ट इन योर सिलेबस, ये आपके सिलेबस में है ये वाला इफेक्ट, कूलिंग कॉज्ड बाय इवापोरेशन। इवापोरेशन से कूलिंग क्रिएट होती है, इवापोरेशन से ठंडक मिलती है, कूलिंग क्रिएट होगी। कैसे होगी? व्हेन ए लिक्विड इवापोरेट। अब इस स्टेटमेंट को देखिए, जब एक लिक्विड इवापोरेट होगा, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा, इट टेक्स लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये लेगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फ्रॉम एनीथिंग विच इट टचेज। जो मटेरियल है, जो वाटर है, वो गैस में कन्वर्ट हो रहा था, वेपर में कन्वर्ट हो रहा था, और एनर्जी कहाँ से ले रहे हैं? सराउंडिंग से, या जिस फ्लोर पर उसको गिराया था, वाटर को हमने स्पिल किया था जिस फ्लोर पर, तो फ्लोर की हीट एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, फ्लोर की हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो वाटर किसके कॉन्टेक्ट में था? फ्लोर के कॉन्टेक्ट में था, तो फ्लोर से भी वो हीट एनर्जी ले सकते हैं। तो फ्लोर से हीट एनर्जी लेगा
तब भी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तब भी वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर यही तो लिखा गया, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फ्रॉम एनीथिंग। वो मटेरियल लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन लेगा किसी से भी, एनीथिंग विच इट टचेस, जिसको भी वो क्या कर रहा है, टच कर रहा है। बाय लूजिंग हीट एनर्जी एनीथिंग गेट्स कूल। हीट एनर्जी को लूज करने पर कोई भी मटेरियल जो है वो कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। अब इसके एग्जांपल्स देखिए क्या होंगे। जैसे कि नेल पॉलिश रिमूवर का यूज किया जाता है। अब मैं इसके एग्जांपल्स बता रहा हूँ, क्या क्या एग्जांपल्स होने वाले हैं। सबसे पहला एग्जांपल मैं आपको बताऊं एसीटोन का। एग्जांपल फर्स्ट, दिस इज ऑफ एसीटोन। ये किसमें मिलेगा, नेल पॉलिश रिमूवर के अंदर। एसीटोन का एक IUPAC, एसीटोन तो कॉमन नेम है, इसका केमिकल नेम है प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल, और इसका फॉर्मूला होता है CH3COCH3। दिस इज एसीटोन। तो जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है, ठीक है, जो गर्ल्स या वीमेन यूज करती हैं, नेल्स के ऊपर पेंट लगाती हैं, तो वो जो नेल पॉलिश थी उसको रिमूव करने के लिए किसका यूज किया जाता है, एसीटोन का। तो मार्केट से जो भी नेल पॉलिश रिमूवर मिलते हैं उनमें मोस्टली ज्यादातर क्या मिलेगा आपको, एसीटोन मिलेगा, प्रोपेनॉल मिलेगा, ठीक है। और ये जो एसीटोन है इसका फॉर्मूला क्या लिखा मैंने, CH3COCH3। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 56 डिग्री सेल्सियस। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 56 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब इसको कम लेटेंट हीट की जरूरत पड़ेगी, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने की। इसको कम लेटेंट हीट की जरूरत पड़ेगी लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने के लिए। Yes, Anshul Taneja, is there any problem in audio and video? Yes, sir, I have a problem. Audio is not clear or video? Sir, video is not clear. वो बेटा नेटवर्क के कारण होगा। सर, आपके जहाँ मोबाइल मैं नेटवर्क के कारण। तो वैसे बैठी हूँ, वहाँ पे भी, वहाँ पे तो रोज क्लियर आता है, आज नहीं आ रहा सर कुछ भी। हाँ, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर तो ऑफिस के अंदर 3 इंटरनेट कनेक्शन लगे हुए हैं। ओके सर। अप्रोक्सीमेट 1 MB की स्पीड आ रही है यहाँ पे, एंड वीडियो एंड ऑडियो इज क्लियरली रिकॉर्डिंग। ओके, तो म्यूट कीजिए। Students, if you have any audio video problem, then please check your network connection. ओके, देखिए एसीटोन जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट है 56 डिग्री सेल्सियस, और ये कहाँ पर मिलेगा आपको, नेल पॉलिश रिमूवर के अंदर। अब जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, नेल पॉलिश रिमूवर मतलब कि एसीटोन को पाम में डालते हैं, हथेली के ऊपर पॉर करते हैं, तो जैसे ही पाम में डालेंगे वो यहाँ से इवापोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब बताइए हीट एनर्जी वो कहाँ से लेगा, ज्यादा हीट एनर्जी ले रहा है वो आपकी पाम से, हथेली से, आपकी बॉडी से वो एनर्जी ले रहा है। कौन सी एनर्जी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो जब इसको इतनी एनर्जी मिल जाएगी आपके हाथ से कि वो लिक्विड से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, तो एसीटोन जो है धीरे धीरे आपके हाथ की एनर्जी लेकर के, आपके हैंड की एनर्जी को गेन करके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो इवापोरेट हो जाएगा। और आपकी जो पाम है उसमें आप कूलिंग फील करेंगे, ठंडक महसूस करेंगे। इसका रीजन क्या है, उसने एनर्जी कहाँ से ली, पाम से ली, हाथ से ली। तो अगर यहाँ से एनर्जी लेकर के जा रहा है तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी ना। देखिए, अगर हम किसी भी मटेरियल से हीट एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, अगर कोई भी बॉडी हीट एनर्जी को रिलीज कर रही है तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। अगर कोई भी बॉडी हीट एनर्जी को रिलीज कर रही है तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एसीटोन जो था उसने हीट एनर्जी ली थी पाम से। किससे ली थी, पाम से, हमारी हथेली से। तो अगर वो एसीटोन हीट एनर्जी पाम से लेकर के किसमें कन्वर्ट हो गया, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया, इवापोरेट हो गया, तो वो हीट एनर्जी कहाँ से लेकर के गया, वो हमारे पाम की हीट एनर्जी लेकर के चला गया।
और अगर यहाँ की हीट एनर्जी लेकर के चला गया तो हमारी पाम का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा और हमें कैसी फीलिंग आएगी कि ये हथेली जो है वो कूल हो चुकी है। तो ये कूलिंग किसके कारण से होगी? इवापोरेशन। कूलिंग कॉज्ड बाय इवापोरेशन। तो ये सबसे पहला एग्जांपल जिसमें एसीटोन या नेल पॉलिश रिमूवर को पाम के ऊपर रखा जाता है, धीरे धीरे वो इवापोरेट हो जाता है और हमारे पाम जो है उसमें कूलिंग फील होती है, ठंडक महसूस होती है। तो उसका रीजन मैंने आपको समझा दिया कि ये जो एसीटोन था, नेल पॉलिश रिमूवर था, जो हमारे पाम में था, वो क्या कर रहा है? वो हमारे पाम से हीट एनर्जी ले रहा है। अगर पाम से हीट एनर्जी ले रहा है, हमारी हथेली से हीट एनर्जी ले रहा है, तो इसका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। जिस भी बॉडी से हीट एनर्जी निकाल ली जाएगी उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो इस तरह से कूलिंग फील होती है। इसके बाद देखिए सेकेंड एग्जांपल, जो वाटर है समर में, गर्मियों के दिनों में वाटर को अर्दन पॉट में रखा जाता है। अर्दन पॉट मिट्टी का जो घड़ा होता है। देखिए इसमें ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, बाय लूजिंग हीट एनीथिंग गेट्स कूल। तो हमारी पाम जो है वो हीट को लूज कर रही थी, उसमें से हीट जो है वो रिलीज हो रही थी, जा रही थी, तो ये कैसा फील करेगी? ये कूल फील करेगी, ठंडी हो जाएगी, इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। अब जो सेकंड एग्जांपल है वो मैं किसका बता रहा हूँ? अर्दन पॉट का। अर्दन पॉट जिसको हिंदी में बोला जाता है मिट्टी का घड़ा, इसको आप टीचर पॉट भी बोल सकते हैं। अर्दन पॉट, तो अर्दन पॉट के अंदर वाटर को स्टोर किया जाता है समर के अंदर, और हम देखते हैं कि उसके अंदर जो वाटर है वो नॉर्मल वाटर से कैसा मिलता है? कूल्ड मिलता है, ठंडा मिलता है। अब इसका क्या कारण है? उसमें भी क्या काम कर रहा होगा? इवापोरेशन। देखिए अर्दन पॉट है, अर्दन पॉट आपने देखा होगा कि बाहर से थोड़ा सा वो कैसा रहेगा? वेट रहता है, गीला रहता है। क्यों गीला रहता है? क्योंकि वाटर उसके अंदर से पर्क्यूलेट कर सकता है, उसके अंदर से रिस सकता है। तो वाटर जो है उसके अंदर से धीरे धीरे क्या करता है? पर्क्यूलेट करता है और बाहर सरफेस पर आ जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए ये अर्दन पॉट मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ये एक अर्दन पॉट था और इसके अंदर क्या डाल रखा है हमने? वाटर। ये वाटर फिल कर रखा है। तो इसकी जो वॉल्स है उसमें से वाटर जो है धीरे धीरे पर्कुलेट होगा, बाहर की तरफ आएगा और बाहर आकर के यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। तो ये वाटर की जो मैं ड्रॉप्स बना रहा हूँ इनको ध्यान से देखिए। ये अर्दन पॉट, टीचर पॉट के सरफेस पर वाटर ड्रॉप्स आ चुकी हैं, ये वाटर बाहर की तरफ आ चुका है। अब क्या होगा? जैसे ही ये हीट एनर्जी कहाँ से लेगा? क्या बताया मैंने? एनीथिंग विच इट टचेज। इस वाटर को कौन टच कर रहा है अभी? ये अर्दन पॉट की वॉल। तो ये जो वाटर के पार्टिकल्स है ये एनर्जी कहाँ से लेने वाले हैं? ये अर्दन पॉट की वॉल से एनर्जी लेने वाले हैं, ये अर्दन पॉट से एनर्जी लेने वाले हैं। तो यहाँ से ये एनर्जी लेकर के किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? ये यहाँ से दूर चले जाएंगे, हाई वेलोसिटी के पार्टिकल बन जाएंगे। तो वाटर जो है वो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड से गैस स्टेट में चला जाएगा। तो हम बोलेंगे जो वाटर है वो तो इवापोरेट हो चुका है। तो यहाँ से इसके सरफेस से इवापोरेशन होगा। अगर सरफेस से इवापोरेशन हो रहा है तो हीट एनर्जी कहाँ से ले रहा है? ये इसके सरफेस से ले रहा है। ये जो अर्दन पॉट है इसके सरफेस से हीट एनर्जी ले रहा है। अगर सरफेस से हीट एनर्जी ले रहा है तो इसकी हीट एनर्जी कम हो जाएगी। अर्दन पॉट की अगर हीट एनर्जी कम हो जाएगी तो ये कैसा हो जाएगा? इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, कूल हो जाएगा। तो इवापोरेशन से फिर से क्या हो रही है? कूलिंग हो रही है। फिर से समझिए एग्जांपल, हम वाटर को स्टोर करने के लिए अर्दन पॉट का या टीचर पॉट का यूज करते हैं। इसके अंदर हमने जैसे ही वाटर फिल किया, वाटर पर्कुलेट करेगा, वॉल से धीरे धीरे बाहर की तरफ आएगा और सरफेस पर आ जाएगा। अब सरफेस पर आ जाएगा तो यहाँ पर सरफेस पर जो वाटर है वो लेटेंट हीट गेन कर रहा है, कहाँ से? अर्दन पॉट की वॉल से। अर्दन पॉट के सरफेस से लेटेंट हीट को गेन कर रहा है। तो ये वाटर इसकी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसकी हीट एनर्जी ले रहा है। अगर इसकी हीट एनर्जी ले रहा है तो इसकी हीट एनर्जी कम होती जाएगी। जो अर्दन पॉट है उसकी हीट एनर्जी कम होती जा रही है। अगर अर्दन पॉट की हीट एनर्जी कम होती जा रही है तो उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा। अगर टेम्परेचर कम होता जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो इवापोरेशन के कारण यहाँ पर भी क्या हो रही है? कूलिंग हो रही है। इवापोरेशन के कारण यहाँ पर भी क्या हो रही है? कूलिंग। तो ये सेकेंड एग्जाम्पल था अर्दन पॉट का। पानी ठंडा क्यों रहता है? गर्मी के दिनों में हम वाटर को घड़े के अंदर डाल देते हैं, अर्दन पॉट में डाल देते हैं और देखते हैं थोड़ी देर के बाद वाटर उसमें जो है उसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है। जो वाटर हमने स्टील के बर्तन में रखा हुआ था, बीकर में रखा हुआ था, उससे टेम्परेचर अर्दन पॉट के अंदर जो वाटर होगा उसका कम होगा अगर कंपैरिजन किया जाएगा।
ये कूल फील होगा, ठंडा फील होगा ज्यादा। तो उसका रीजन क्या है? अर्दन पोर्ट के सरफेस पर जो वाटर आता है वो वाटर इवापोरेट होता है और वो एनर्जी कहाँ से लेता है? अर्दन पोर्ट की वॉल से। तो अर्दन पोर्ट की वॉल से हीट एनर्जी ले रहा है, तो अर्दन पोर्ट की हीट एनर्जी कम हो जाएगी। अर्दन पोर्ट की हीट एनर्जी कम हो जाएगी तो इसका मतलब उसका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम हो जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा? वो कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं स्वेट का। हमारी बॉडी जो है उसका भी टेम्परेचर को मेंटेन करने का एक मेथड है। सबसे पहली बात, हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है। जो ब्लड है वो भी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का वर्क करता है। और नेक्स्ट जो मेथड है बॉडी टेम्परेचर को कम करने का, वो है स्वेटिंग, पसीना आना, स्वेटिंग। ये स्वेटिंग कैसे होती है? हमारी पूरी बॉडी के अंदर स्किन पर स्वेट ग्लैंड्स होती है। जो भी हमारी स्किन है, टॉप लेयर है, ठीक है, जिसको एपिथेलियल टिश्यू बोला जाता है, तो यहाँ पर होती है स्वेट ग्लैंड। क्या होती है? स्वेट ग्लैंड। ये स्वेट ग्लैंड का क्या वर्क है? अगर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये स्वेट ग्लैंड क्या करती है? हमारी बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर जो वाटर है उसको रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। हमारी सेल्स के अंदर जो वाटर है उसको रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। और उसको रिलीज करने का रीजन क्या है? उसको रिलीज करने का रीजन ये है कि जैसे मान लीजिए ये कोई भी बॉडी पार्ट है। अब यहाँ पर ये जो ग्लैंड्स हैं, इन्होंने वाटर को क्या किया? सरफेस पर ऐसा रिलीज कर दिया। वाटर और सॉल्ट भी होता है इसके अंदर, तो इसको इन्होंने क्या किया? ये वाटर को रिलीज कर दिया सरफेस पर। तो दोनों तरफ क्या हुआ? ये जो भी बॉडी पार्ट था इसके दोनों तरफ क्या आ चुके हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये हीट एनर्जी कहाँ से लेंगे? हमारी बॉडी से। ये हीट एनर्जी कहाँ से लेंगे? हमारे बॉडी से। जैसे मान लीजिए हैंड के ऊपर, हाथ के ऊपर, इस हाथ के ऊपर मान लीजिए पसीना आ रहा है, स्वेट आ रहा है, तो उसका रीजन क्या है? यहाँ पर जो भी सेल्स हैं उनके अंदर से वाटर रिलीज होना शुरू हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ द स्वेट ग्लैंड। तो स्वेट ग्लैंड से वाटर यहाँ पर सरफेस पर आ चुका है। अब यहाँ पर जो वाटर है वो इवापोरेट कैसे होगा? किससे हीट एनर्जी लेगा? हैंड से। तो हमारे बॉडी से, हमारे हैंड से वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। और हीट एनर्जी अगर वेपोराइजेशन के बराबर हो जाती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के, तो वो लिक्विड से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो भी वाटर आया, यहाँ पर जो भी स्वेट आया, पसीना आया, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस स्टेट में। तो गैस स्टेट में कन्वर्ट हो गया, इवापोरेट हो गया। एनर्जी कहाँ से ली थी? हैंड से। अगर एनर्जी हैंड से ली थी तो ये हैंड क्या हो जाएगा? इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। अगर इसकी हीट एनर्जी लूज हो चुकी है, अगर इसकी हीट एनर्जी कम हो चुकी है, रिलीज हो चुकी है, तो इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। अगर इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा तो फिर से क्या होगी? फिर से होगी कूलिंग। तो ये हमारी बॉडी का एक मेथड है टेम्परेचर को मेंटेन करने का। तो समर्स के अंदर, गर्मी के दिनों में, हमें पसीना इसीलिए आता है, या ह्यूमिड एनवायरनमेंट में जो स्वेट है वो इसीलिए आता है ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज ना हो। तो धीरे धीरे स्वेट बाहर आता है, पसीना बाहर आता है, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर आते हैं सेल से, और वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? गैस में। कौन सी एनर्जी को लेकर के? हमारी बॉडी की एनर्जी को लेकर के। और अगर हमारी बॉडी की एनर्जी को वो गेन कर रहे हैं तो बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा, बॉडी की हीट एनर्जी कम हो जाएगी। अगर बॉडी की हीट एनर्जी कम हो जाएगी तो बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, जिससे कूलिंग फील होगी, जिससे ठंडा होगा। तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए स्वेट ग्लैंड्स क्या रिलीज करती हैं? स्वेट रिलीज करती है। और ये जो पसीना आना, ये जो प्रोसेस है, इसको स्वेटिंग बोला जाता है। और स्वेटिंग के बाद में क्या होता है? इवापोरेशन। तो पसीना आने के बाद में इवापोरेशन होगा। इवापोरेशन में हमारी बॉडी की हीट एनर्जी वाटर में चली जाएगी, जिससे वाटर जो है वो लिक्विड से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारी बॉडी की हीट एनर्जी वाटर में चली जाएगी और वाटर लिक्विड से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारी बॉडी की एनर्जी चली गई, कम हो गई। अगर हमारी बॉडी की एनर्जी कम हो गई तो बॉडी का टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाएगा। बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो चुकी है? कूलिंग हो चुकी है। बॉडी का टेम्परेचर फिर से थोड़ा सा कम हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो जब फीवर होता है उस समय पर भी स्वेट आता है, ज्यादा पसीना आता है। उसका रीजन यही है ताकि स्वेटिंग आने से क्या हो? इवापोरेशन हो, और इवापोरेशन होने के बाद जो बॉडी टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम हो जाए, कूल हो जाए, ठंडा हो जाए। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। हम लोग क्लोथ्स को ड्राई करते हैं, वेट क्लोथ्स को। जो फोर्थ एग्जांपल है वो किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है वेट क्लोथ्स से।
वेट क्लोथ जब ड्राई होंगे तो उसमें भी वो किसकी हीट एनर्जी ले सकते हैं, क्लोथ की। मान लीजिए हमने वो जो कपड़ा सुखाया था, वेट क्लोथ जो था, जो जिसको हम ड्राई करना चाहते हैं, सुखाना चाहते हैं, उसको हमने कमरे के अंदर ही सुखा दिया, बाहर नहीं डाला। बाहर तो क्या होगा, सनलाइट मिलेगी उसको, तो इवापोरेशन फास्ट हो जाएगा, क्योंकि लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। सनलाइट से जो लाइट एनर्जी आ रही है वो क्लोथ उसको एब्जॉर्ब करेगा, वाटर उसको एब्जॉर्ब करेगा और लिक्विड से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वेट क्लॉथ को हमने जैसे ही रूम के अंदर क्या कर दिया, ड्राई अप होने के लिए, सूखने के लिए छोड़ दिया, तो धीरे धीरे आप देखेंगे वो ठंडा, वो क्या होगा, जो वाटर है वो इवापोरेट हो जाएगा, लिक्विड से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा बाय यूजिंग द हीट एनर्जी ऑफ क्लॉथ। क्लॉथ की हीट एनर्जी को यूज करके। तो हम जब उस कपड़े को टच करेंगे, फील उसको, तो आपको फील होगा कि वो ठंडा है, सूख तो चुका है, लेकिन अभी भी हमें ऐसा फील होता है कि हाँ अभी भी वो गीला पड़ा है, अभी भी वो क्या पड़ा है, वेट पड़ा है। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो वेट नहीं होता, वो क्या होता है, वो कूल होता है, ठंडा होता है। क्योंकि क्या हुआ, इवापोरेशन हुआ ना, वाटर जो है वो लिक्विड से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो गया क्लॉथ की हीट एनर्जी को लेकर के। क्लॉथ की हीट एनर्जी लेकर के चला गया तो क्लॉथ की एनर्जी कम हो जाएगी, जिससे टेम्परेचर कम हो जाएगा और क्लॉथ कैसा हो जाएगा, कूल हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, समर डेज में आपको कॉटन क्लॉथ पहनने की सलाह दी जाती है। कॉटन क्लॉथ आर यूज इन हॉट समर डेज। कॉटन क्लॉथ्स आर यूज इन हॉट समर डेज। ये मैं आपको एप्लीकेशन बता रहा हूँ कि इवापोरेशन से कूलिंग कहाँ कहाँ पर हो रही है। हॉट समर डेज, गर्मी के दिनों में कॉटन क्लॉथ का यूज किया जाता है ज्यादातर। उसका रीजन ये है कि जो कॉटन है वो इट इज द गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। जो कॉटन है वो लिक्विड को, वाटर को ज्यादा क्वांटिटी में एब्जॉर्ब कर सकती है और उसको क्या करती है, एयर में एक्सपोज कर देती है, जिससे इवापोरेशन हो जाए। तो हम लोग कॉटन क्लॉथ का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि गर्मी के टाइम पे, समर के टाइम पर हमें क्या होता है, स्वेट आता है, पसीना आता है। हमारी जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो सेल्स से वाटर को रिलीज करती हैं। जो वाटर है वो हमारी सरफेस पर आ जाएगा, स्किन के सरफेस पर। तो उस पर आने के बाद में फिर क्या होगा, इवापोरेशन। इवापोरेशन होगा मतलब कि वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा और किस टेम्परेचर पर हो रहा है, रूम टेम्परेचर पर। हीट एनर्जी कहाँ से ले रहा है, हमारी बॉडी से। बॉडी से हीट एनर्जी ले रहा है तो मतलब कि बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा, कूलिंग फील होगी। अब कॉटन क्लॉथ का यूज इसलिए किया जाता है ताकि रेट ऑफ इवापोरेशन फास्ट हो। अगर मान लीजिए हमने एक सिंथेटिक क्लॉथ पहन रखा है, सिंथेटिक क्लॉथ, तो उसके अंदर क्या होता है कि स्पेसेस कम होते हैं। सिंथेटिक क्लॉथ जो होता है वो, उसमें जो थ्रेड्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। देखिए जो क्लॉथ है वो थ्रेड से बनाया जाता है और सिंथेटिक क्लॉथ के अंदर जो भी थ्रेड होता है वो उसके अंदर जो है गैप नहीं होते हैं, वो टाइटली पैक्ड होते हैं। तो सिंथेटिक क्लॉथ के अंदर से इवापोरेशन की जो रेट है वो कम हो जाएगी, सिंथेटिक क्लॉथ में रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीज हो जाएगी। तो कॉटन क्लॉथ का इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि कॉटन क्लॉथ के अंदर जो थ्रेड्स होते हैं उनके बीच में गैप्स होते हैं। अगर गैप्स होते हैं तो जो स्वेट आएगा, जो पसीना आएगा, वो इजीली क्या हो जाएगा, ड्राई अप हो जाएगा, सूख जाएगा हमारी बॉडी की हीट एनर्जी को लेकर के। तो इसका मतलब ये है कि कॉटन क्लॉथ से रेट ऑफ इवापोरेशन फास्ट होगी। कॉटन क्लॉथ से रेट ऑफ इवापोरेशन फास्ट होगी क्योंकि स्वेट को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट मिलेगा एयर की तरफ, क्योंकि कॉटन क्लॉथ के अंदर बीच में गैप है, स्पेसेस है। कॉटन क्लॉथ के अंदर जो थ्रेड्स हैं उनके बीच में स्पेसेस होते हैं, या उनके जो फाइबर्स होते हैं उनके बीच में भी स्पेसेस होते हैं। तो इन स्पेसेस की वजह से जो हमें पसीना आएगा वो डायरेक्टली एयर के कांटेक्ट में होगा, तो हमारी बॉडी की हीट एनर्जी मिलते ही वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा तो इवापोरेशन होगा। इवापोरेशन होती ही हमारी बॉडी कूल फील करेगी, ठंडा फील करेगी। तो कॉटन क्लॉथ पहनने का रीजन ये है कि रेट ऑफ इवापोरेशन फास्ट, ताकि हमें जब स्वेट आए, पसीना आए, तो वो जल्दी से सूख जाए, जल्दी से ड्राई अप हो जाए। दैट इज वाई कॉटन क्लॉथ्स आर यूज्ड इन द हॉट समर डेज टू इंक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशन, टू ड्राई अप द स्वेट, इसको ड्राई अप करने के लिए, स्वेट को, पसीने को सुखाने के लिए। और जब भी इवापोरेशन फास्ट होगा तो कूलिंग भी ज्यादा होगी। इवापोरेशन फास्ट होगा तो कूलिंग भी ज्यादा होगी। इसीलिए कॉटन क्लॉथ पहनने पर हमें गर्मी फील नहीं होती, गर्म महसूस नहीं करते हैं, समर डेज के अंदर ज्यादा परेशानी नहीं होती। जबकि सिंथेटिक क्लॉथ पहनते हैं, स्वेट आता है, पसीना आता है और वो सूखता भी नहीं है, ड्राई अप भी नहीं होता। तो ये एग्जांपल्स हैं।
एक दो एग्जांपल और भी देख सकते हैं। देखिए ये मैं आपको सारे लाइव एप्लीकेशन बता रहा हूँ, डेली लाइफ के अंदर एवरीडे लाइफ में हम जो एप्लीकेशन देखते हैं इवापोरेशन की, वो मैं सब आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये जो 5 एप्लीकेशन बताएंगे ये डेली लाइफ में आप देख रहे हैं। एक एप्लीकेशन और देखिए, हम लोग कूलर का यूज करते हैं, गर्मी के दिनों में कूलर लगा देते हैं। कूलर के अंदर 2 मोटर होते हैं, एक मोटर तो फैन के लिए लगी होती है जिससे जो फैन है वो ब्लेड है वो रोटेट करते हैं, और एक मोटर उसके अंदर लगी होती है पंप के लिए, वाटर को पंप करने के लिए। वाटर को पंप करते हैं, वाटर ऊपर की तरफ जाता है और सभी विंडोज के अंदर जो उस कूलर की एयर कूलर जो होता है उसकी विंडोज के अंदर वाटर जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होता है, जिससे क्या होता है बड़ी ठंडी हवा आती है। कूलर के सामने बैठते हैं, जैसे ही पंप ऑन करते हैं ठंडी हवा आनी स्टार्ट हो जाती है, तो उसका रीजन भी इवापोरेशन ही है। तो जैसे ही वाटर उसकी विंडो से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा, वाटर जैसे ही विंडो से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा, उस कूलर के अंदर जो भी एयर पार्टिकल्स है वो जाकर के उस वाटर के पार्टिकल से टकराएंगे और वाटर उस एनर्जी को गेन करेगा। एनर्जी को गेन करते ही वाटर तो इवापोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वाटर जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है विंडोज के अंदर, कूलर एयर कूलर की जो विंडोज है उसमें वाटर जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, वो कूलर के अंदर की जो एयर है या आसपास की जो एयर है उससे क्या ले रहा है, हीट एनर्जी ले रहा है। आसपास की एयर से, सराउंडिंग से हीट एनर्जी ले रहा है और वाटर से लिक्विड से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो आसपास की एयर से एनर्जी ली, तो एयर से एनर्जी ली तो एयर का टेम्परेचर कम हो जाएगा, एयर की हीट एनर्जी कम हो जाएगी, तो एयर ठंडी हो जाएगी। एयर ठंडी हो जाएगी तो हमें ठंडी हवा आएगी, कूलिंग फील होगी। तो एयर कूलर के अंदर वाटर डालने का रीजन क्या होता है कि वाटर जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करे विंडोज के थ्रू और आसपास की एयर से हीट एनर्जी ले, हीट एनर्जी को लेकर के आसपास का जो टेम्परेचर है उसको कम कर दे। हीट एनर्जी कम हो जाएगी तो टेम्परेचर कम हो जाएगी और इवापोरेशन से कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से एयर कूलर वर्क करते हैं, वो भी इवापोरेशन के प्रिंसिपल पर ही वर्क कर रहे हैं। इवापोरेशन से क्या होती है, कूलिंग होती है। तो ये एग्जांपल्स है कूलिंग के। अब देखिए इसमें चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, इसमें सिर्फ 2 ही टॉपिक बचे, दैट इज फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। जो मटेरियल की फोर्थ स्टेट है वो है प्लाज्मा, इट इज द सुपर एनर्जेटिक स्टेट, और जो फिफ्थ स्टेट है वो है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसको बोलते हैं सुपर एटम। तो ये जो भी स्टेट्स हैं इनको हम कल डिस्कस करेंगे और कल आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर तो अभी कंप्लीट हो चुका है, ये जो 2 टॉपिक हैं इनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आपकी बुक के अंदर एक छोटे से पैराग्राफ के अंदर इनको लिखा गया है जिसमें सिर्फ आपको इनका इंट्रोडक्शन दिया गया। बुक के अंदर सिर्फ बताया गया है कि 2 स्टेट और होती है, एक प्लाज्मा की स्टेट होती है, एक बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट की स्टेट होती है। तो ये 2 स्टेट और होंगी जिसमें मटेरियल जो है वो रह सकता है। मटेरियल हमें 3 स्टेट में दिखाई देते हैं, नॉर्मल मैटर जो है वो हमें 3 स्टेट में दिखाई देते हैं जनरली जो है बेसिकली सॉलिड, लिक्विड या गैस में दिखता है हमारे आसपास जो भी मटेरियल दिख रहे हैं। लेकिन और भी 2 स्टेट्स में हो सकता है, प्लाज्मा में और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट में। तो ये हम कल डिस्कस करेंगे। अभी आपके जो भी क्वेश्चंस हैं यू कैन आस्क। यस मोहम्मद। यस सर, जो आपने वो अर्थन पॉट वाला एग्जांपल समझाया था ना सर, हाँ जी सर वो थोड़ा समझ नहीं आया सर, जी उसको मैं रिपीट बता, करना। हाँ रिपीट कर दो सर, म्यूट कर दो। ये है अर्धन पोर्ट, ये मिट्टी का घड़ा है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, वाटर को फिल कर देते हैं। ये वाटर फिल कर दिया हमने। जैसे ही वाटर फिल करेंगे, देखिए अर्धन पोर्ट है, मिट्टी से बना हुआ है और वो ये जो सैंड है इसके पार्टिकल के बीच में स्पेसेस होते हैं। अगर इनके बीच में स्पेसेस हैं तो वाटर यहाँ से पर्कुलेट करेगा, वाटर यहाँ से रिसना शुरू हो जाएगा, बाहर की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। तो ये जो वाटर के पार्टिकल थे जो अंदर थे वो धीरे धीरे इसकी वॉल को क्रॉस करके कहाँ आ जाएंगे, इसके सरफेस पर आ जाएंगे। तो ये वाटर पार्टिकल जो है वो अर्धन पोर्ट के आउटर वॉल पर आ जाते हैं। ये जो वॉल है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसका सरफेस, इसके 2 हिस्से हैं, एक तो इनर साइड है और एक आउटर साइड है। तो अंदर से आउटर साइड ये बाहर की तरफ ये पार्टिकल्स आ चुके हैं। तो ये वाटर पार्टिकल्स इसके सरफेस पर आ चुके हैं। अब ये हीट एनर्जी कहाँ से लेने वाले हैं,
ये हीट एनर्जी लेने वाले हैं इस अर्दन पॉट की वॉल से। ये जो वॉल आपको दिखाई दे रही है जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, इस वॉल से ये हीट एनर्जी लेंगे। अगर वॉल से हीट एनर्जी लेंगे तो वॉल की हीट एनर्जी कम हो जाएगी। ये यहाँ से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। हीट एनर्जी को जैसे ही ये एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करने के बाद ये यहाँ से इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड से गैस स्टेट में, और इस सरफेस को छोड़ करके वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और सराउंडिंग में जाने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो वाटर पार्टिकल्स हैं, ये सारे पार्टिकल इसकी वॉल से हीट एनर्जी ले रहे हैं। इस हीट एनर्जी को गेन करके ये लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं। मतलब कि कौन सी प्रोसेस हो रही है? इवापोरेशन। तो यहाँ पर हो रहा है वाटर पार्टिकल्स का इवापोरेशन बाय गेनिंग द हीट एनर्जी फ्रॉम द वॉल ऑफ द अर्दन पॉट। बाय गेनिंग द हीट एनर्जी फ्रॉम द वॉल ऑफ द अर्दन पॉट। अर्दन पॉट की वॉल से हीट एनर्जी को गेन करके ये वाटर पार्टिकल इवापोरेट हो रहे हैं, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर इवापोरेशन हुआ। इवापोरेशन होने से यहाँ की हीट एनर्जी पार्टिकल से चली गई और ये लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गए। अगर इसकी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया गया है, ये जो वॉल है इस वॉल की हीट एनर्जी को अगर एब्जॉर्ब किया गया है तो इसकी हीट एनर्जी कम हो जाएगी। इसकी हीट एनर्जी को लेकर के चले गए तो वॉल की हीट एनर्जी कम हो गई, और वॉल की हीट एनर्जी कम होने का मतलब है कि वॉल का टेम्परेचर कम होता है। अगर वॉल का टेम्परेचर कम हो जाएगा तो इसका मतलब ये वॉल क्या हो चुकी है? कूल हो चुकी है। तो यहाँ पर इवापोरेशन से कूलिंग होती है। ये वाटर पार्टिकल सरफेस पर आते हैं, सरफेस पर आते ही इस टीचर पॉट की, अर्दन पॉट की हीट एनर्जी को लेकर के चले जाते हैं। अर्दन पॉट की हीट एनर्जी को लेकर के चले जाते हैं, जिसकी वजह से अर्दन पॉट का टेम्परेचर कम हो जाता है। टेम्परेचर कम होने का मतलब है कि क्या हो रही है? कूलिंग हो रही है विद द हेल्प ऑफ इवापोरेशन। यस यस गर्व। Hello, sir. Good morning, sir. Please explain Good that morning. example of cooler with the help of a diagram. ओके, म्यूट करो। देखिए एयर कूलर के अंदर क्या हो रहा है, मैं आपको विंडो का एग्जांपल बता कर दे रहा हूँ। एयर कूलर के अंदर विंडोज होती हैं। इसके अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं? एक सॉफ्ट मटेरियल यूज करते हैं। इस तरह से ये घास फूस लगी होती है, इसके अंदर ड्राई ग्रास होती है, सूखी हुई घास होती है। इसको हम लोग यहाँ पर ऐसा यूज कर सकते हैं। अब क्या होगा? ये इस तरह से इसके अंदर एडजस्ट होती है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक पाइप लगा रखे, एक पाइप यहाँ पर इंस्टॉल कर रखे, और ये वाटर कहाँ से ले रहे हैं? वाटर टैंक से। कूलर के अंदर नीचे टैंक होता है और इस टैंक के अंदर क्या फिल रहता है? वाटर फिल रहता है। यहाँ पर ये वाटर फिल है और इस जगह पर क्या लगा हुआ है? पंप। ये लगा हुआ है वाटर पंप, और यहाँ पर हम लोग लगाते हैं फैन। ये इस तरह से ये फैन लगा होगा और ये फैन इस तरह से रोटेट करेगा। ओके, अब देखिए ये पंप ने यहाँ पर वाटर टैंक के अंदर जो भी वाटर था उस वाटर को क्या करना स्टार्ट किया? अपवर्ड डायरेक्शन में पंप करना स्टार्ट किया। तो अपवर्ड डायरेक्शन में ये वाटर ऐसा फ्लो हो रहा है, ये धीरे धीरे वाटर ऐसा ऊपर की तरफ जा रहा है और इस पाइप में होते हुए कहाँ पर जाना स्टार्ट हो जाएगा? ये एयर कूलर की विंडो है, इस विंडो के अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर वाटर गिरेगा धीरे धीरे ये पूरी विंडो क्या हो जाएगी? वेट हो जाएगी, गीली हो जाएगी, और वाटर यहाँ से फ्लो होता हुआ कहाँ गिरना शुरू हो जाएगा? इस टैंक के अंदर वापस आ जाएगा। फिर से पंप वाटर को ऊपर की तरफ भेजेगा, फिर पानी ये पाइप के थ्रू यहाँ पर पहुंचेगा और यहाँ पर ये एक्सपेंड हो जाएगा। यहाँ हमने ये होल कर रखा है, जिसकी वजह से ये वाटर पूरे विंडो के अंदर इस तरह से फैल जाता है और नीचे जाकर के फिर से टैंक में जाना स्टार्ट हो जाता है। तो अब देखिए ये प्रोसेस आपने देखी होगी कि पंप लगा रखा है, पानी ऐसा जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर वाटर टैंक के अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है, फिर पंप इसको ऊपर की तरफ भेज देता है। तो ये प्रोसेस चलती रहती है। और यहाँ पर एक मोटर और लगी होती है जिसको हम लोग फैन मोटर बोलते हैं, और ये ब्लेड्स है। ये जो फैन है उसके क्या है? ब्लेड्स रोटेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मोटर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर क्या हो रहा है? इवापोरेशन। ये वाटर नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, लेकिन हीट एनर्जी कहाँ से लेगा? हीट एनर्जी लेगा सराउंडिंग से, आसपास के एयर पार्टिकल से। अब यहाँ पर जो भी एयर पार्टिकल्स है
वो एयर पार्टिकल्स के पास ज्यादा हीट एनर्जी है, वो फास्ट मूविंग है। तो ये एयर पार्टिकल जैसे ही इस विंडो के साथ टकराएंगे, यहाँ पर है वाटर पार्टिकल, वो वाटर पार्टिकल इस हीट एनर्जी को गेन करके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा वाटर वेपर में, और जैसे ही वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा तो ये लिक्विड से गैस में बदल जाएगा, लिक्विड से गैस में। तो इस विंडो के अंदर हो रहा है इवापोरेशन। यहाँ पर जो वाटर है वो लिक्विड से गैस स्टेट में बदल रहा है विद द हेल्प ऑफ द एयर पार्टिकल्स, आसपास की एयर पार्टिकल्स की एनर्जी को लेकर के। तो अगर ये यहाँ की एनर्जी को ले रहा है तो ये एयर पार्टिकल्स की एनर्जी कम हो जाएगी, एयर पार्टिकल्स की एनर्जी कम हो जाएगी तो वो क्या हो जाएंगे, उनका टेम्परेचर कम हो जाएगा। ये जो एयर पार्टिकल्स है पहले फास्ट मूविंग थे, यहाँ पर कोलाइड करने के बाद इनकी एनर्जी कम हो चुकी है, इनकी एनर्जी कम होने से इनका टेम्परेचर कम हो चुका है, इनका टेम्परेचर कम होने से ये कूल हो चुके हैं। और यही वो कूल एयर पार्टिकल्स हैं जो